अक्सर आप अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर या फिर सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर सुनते हैं सीबीआई, ईडी और एनसीबी किसी मामले की जांच कर रही है। अक्सर आप ये भी सुनते हैं कि इन सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। अक्सर आप सुनते हैं कि ये एजेंसियां राजनीति को पलट कर रख देती हैं, सियासत को पलट कर रख देती हैं, सरकारों को गिरा कर रख देती हैं। अक्सर आप सुनते हैं कि महाराष्ट्र हो, बंगाल हो या कई जगह पर जिनके हाथ में भी इन एजेंसियों की कमान होती है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। ये एजेंसियां क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और किन किन मामलों में इन एजेंसियों पर सवाल खड़े हुए या फिर इन एजेंसियों ने कार्रवाइयां की हैं, वो सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। किसी केस की जांच के लिए इनका नाम अक्सर सामने आता है। आखिर किन परिस्थितियों में और किन मामलों में सीबीआई जांच करती है, आखिर क्यों नहीं सीबीआई हर मामले की जांच करती है, कौन तय करता है कि किन मामलों की जांच सीबीआई करेगी या फिर कोई दूसरी एजेंसी करेगी, सीबीआई का इतिहास क्या है, ये कैसे काम करती है और बाकी एजेंसियां कैसे काम करती हैं, सब इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि ईडी, सीबीआई और एनसीबी में क्या अंतर है। साथ ही हम जानेंगे कि सीबीआई, ईडी और एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले हम सीबीआई की बात करते हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। सीबीआई का गठन 1963 में किया गया था, जिसके पहले प्रमुख अध्यक्ष थे डीपी कोहली। सीबीआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से किसी भी आपराधिक मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सीबीआई को देती है। आपने सुना होगा अक्सर कई मामलों में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हम पुलिस से जांच नहीं करवाना चाहते हैं, फिर प्रदेश सरकार रिकमेंड करती है कि सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए और हम सीबीआई को ये जांच सौंप रहे हैं। केंद्र सरकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की सहमति के बिना ही इससे किसी भी मुद्दे पर जांच करा सकती है। सीबीआई के न्याय क्षेत्र या ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो ये पूरे भारत में है, यानी कि भारत सरकार की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, गबन, सामाजिक अपराध, विशेषकर जमाखोरी, अखिल भारतीय और अंतर्राज्यीय प्रभाव वाले आवश्यक वस्तुओं में कालाबाजारी और मुनाफाखोरी की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना की गई थी। सीबीआई डीएसपी अधिनियम 1946 से अपराध की जांच करने के लिए अपनी कानूनी शक्तियां प्राप्त करती है। देश हो विदेश हो, दोनों स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटाले, भ्रष्टाचार के मामले और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से ये एजेंसी जांच करती है। अब बात करते हैं ईडी की। बड़ा नाम सुना, आजकल तो बहुत चर्चा में है। ईडी का फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक एनफोर्समेंट। हिंदी में ईडी का फुल फॉर्म प्रवर्तन निदेशालय या आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय होता है। ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक मामलों से लड़ने के लिए एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है और आर्थिक खुफिया एजेंसी है, जिसमें इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस के अधिकारी काम करते हैं। आपको बता दें कि हाल के समय में संजय कुमार मिश्र, जो कि आईआरएस हैं, ईडी के चीफ हैं, ये एजेंसी मुख्य तौर पर भारत और विदेश के पैसे से संबंधित मामलों की जांच करती है। मनी लॉन्ड्रिंग, इस पर भी हमने एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई है कि होता क्या है मनी लॉन्ड्रिंग, या किसी व्यक्ति के पास आय से ज्यादा संपत्ति हो तो उसकी जांच भी ईडी ऑफिसर्स करते हैं। ईडी के कार्य और अधिकार के बारे में अगर बात करें तो ईडी 1999 फेमा, जिसको आपने फेमा भी एक शब्द सुना होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, और 2002 पीएमएलए बहुत आपने सुना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ है और इसमें हाल में बहुत सारे जितने राजनीतिक मामलों में जांच पड़ताल होती है वो इसी में हो रही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, काला पैसा आया उसको सफेद करने के जो प्रयास हुए हैं, यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्य करती है। 1973 के अंतर्गत फेरा के नाम से जानी जाने वाली अधिनियम ईडी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कार्य करती थी, लेकिन आर्थिक उदारीकरण के कारण 1 जून 2000 से एक फेमा नाम की एजेंसी अस्तित्व में आई। अगर कोई भी व्यक्ति ऊपर दिए फेमा 1999 को उल्लंघन करता है तो उस पर ईडी की कार्यवाही हो सकती है।
दोस्तों ये ईडी के बारे में कुछ बातें थी जो हमने आपको बताई। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी एक और रिपोर्ट देखना चाहिए, वहाँ ईडी के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में और विस्तार से हमने आपको बताया है। ईडी के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं एनसीबी के बारे में। ये भी आपने बहुत सुना होगा, नारकोटिक्स, आपने ये शब्द काफ़ी सुना है। और एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसके बारे में अब हम आपको जानकारी देते हैं, कैसे काम करती है एनसीबी और क्या क्या किन किन मामलों में एनसीबी आती है। जैसा हमने आपको बताया, इसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्य काम है नशे से संबंधित चीज़ों पर काम करना, पर थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताते हैं। एनसीबी की स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। वर्तमान समय में यानी कि फिलहाल एनसीबी के डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंतर्गत संघीय स्तर की एक इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पर काम करता है। ये ड्रग्स और नशे से जुड़े मामलों की जांच करता है। ऐसे मामलों की जांच करने वाली ये देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। ये देश के किसी भी हिस्से में जाकर जांच कर सकती है। ये एजेंसी एनडीपीएस एक्ट 1985, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 तथा एनडीपीएस में पीआईटी 1988 के सामंजस्य से बनी नीति और इसके कार्यों की व्याख्या करती है। एनसीबी देश के राज्यों की सरकारों और केंद्रीय विभागों के साथ सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करती है। ये नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 यानी एनडीपीएस एक्ट 1985 के प्रावधानों के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी, ट्रैफिकिंग, अवैध व्यापार और सप्लाई के मामलों में दखल देता है। इसके अलावा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 तथा एनडीपीएस में पीआईटी 1988 एक्ट भी एजेंसी के काम की रूपरेखा रखता है। इन सभी एक्ट्स के तहत ही एनसीबी काम करती है। एनसीबी का मुख्यालय देश की राजधानी दिल्ली है। हालांकि देश के अलग अलग शहरों में भी इसके ऑफिस हैं। जोन के हिसाब से अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पटना में एनसीबी के दफ्तर हैं। वहीं सब जोन के हिसाब से अजमेर, अमृतसर, भुवनेश्वर, देहरादून, गोवा, हैदराबाद, इम्फाल, मंदसौर, मदुरई, मंडी, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में भी एनसीबी के ऑफिस हैं। ये तमाम जांच एजेंसियां हैं जो पूरे देश में कहीं भी इन अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं। इनके नाम इसलिए बार बार आते हैं क्योंकि कई बार राज्यों में सरकारें अलग होती हैं, केंद्र में सरकार अलग होती है। ये एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीनस्थ होती हैं, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ होती हैं। तो ऐसे में जब भी गैर केंद्र शासित प्रदेशों में या हम जब देखते हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार है, उदाहरण के लिए अभी बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार केंद्र में है, महाराष्ट्र में सरकार इस वक्त तक महाअघाड़ी गठबंधन की चल रही थी, हालांकि अब सरकार वहां भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की बन चुकी है। या फिर बंगाल में हम देख रहे हैं जिस तरीके से ईडी की कार्यवाही चल रही है ममता बनर्जी के एक मंत्री पर, हम देख रहे हैं उद्धव ठाकरे के कई सारे मंत्रियों पर एक के बाद एक ईडी की कार्यवाही हुई है। इसी तरह से सीबीआई जांच को लेकर भी ये बात कही जाती रही है। मायावती को लेकर कई बात कही जाती रही है कि उन पर दबाव रहता है, वो बीजेपी के आगे घुटने इसलिए टेक देती हैं क्योंकि जांच पड़ताल से बचना चाहती हैं। और ऐसा कई नेताओं पर के बारे में बात कही जाती रही है। और विपक्षी दलों ने कई बार राजनीतिक तौर पर ये आरोप लगाए हैं कि केंद्र जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलते रहे हैं, लेकिन ये बात भी है कि ये एजेंसियां अपने हिसाब से काम करती हैं। इन्हें जब कोई क्लू मिलता है या जब इन्हें संभावनाएं दिखती हैं तभी तो ये काम करेंगे। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में जब कोई कार्यवाही ईडी कर रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, पुरानी कहावत है, तो कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है। अब ये देखा गया है कि केंद्र में किसी भी की भी सरकार आए तो किसी ना किसी राजनीतिक दल के खिलाफ कुछ ना कुछ मिल ही जाता है और इन एजेंसियों को उसके पीछे लगा दिया जाता है। बहरहाल ये राजनीति का एक अलग विमर्श हो सकता है कि राजनीति में भ्रष्टाचार कितना पनप रहा है और इस तरह की एजेंसियों से क्यों डरते हैं कई विपक्षी दल। ये बहस का अलग मुद्दा हो सकता है। फिर भी ये बहस बड़ी लंबी बहस रहती है कि इन सरकारी एजेंसियों का राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कैसे ये एजेंसियां काम करती हैं, इनके अधिकार क्षेत्र क्या हैं, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में हमने आपको बताने की कोशिश की। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।